तीसरा झूठ, भारत संविधान से चलता है। सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। मैं अर्ध सत्य की बात कर रहा हूं, कंप्लीट झूठ की बात नहीं बोल रहा हूं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, सबको समान अवसर देता हो, सबको समान प्रोटेक्शन देता हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, समता, समानता, समरसता, समान अवसर, उसको क्या कहते हैं? संविधान। और संविधान में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधान नहीं होता। हमारे देश में अंग्रेज 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना के गए थे, खत्म हुआ क्या? नहीं। 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बना के गए थे, खत्म हुआ क्या? नहीं। 1937 में शरीयत एक्ट बना के गए थे, खत्म हुआ क्या? नहीं। संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है? वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन फैमिली लॉ, वन नेशन वन सिविल लॉ। और जब संविधान पे बहस हो रही थी, 23 अगस्त 1948, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं इसलिए दिन भी याद रखिए, 23 अगस्त 1948 को सर पुराने वाले पार्लियामेंट में, प्रदीप सर, 23 अगस्त 1948 को संसद में बहस चल रही थी, संविधान बन रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों से उसमें थे रफ़ी अहमद कतिबई थे, मौलाना कलाम थे, इन लोगों ने बोला साहब ऐसा है, विभाजन तो हो गया है मजहब के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, हम भारत में रहना चाहते हैं, हमको आप लेकिन कुछ विशेष दर्जा दे दीजिए। आप लोग 23 अगस्त 1948 का संविधान सभा की डिबेट उठा के खोल के पढ़िए। सरदार पटेल साहब ने बहुत क्लियर एक सेंटेंस बोला था, बोले रिलीजन के आधार पे विभाजन हो चुका है, इसलिए रिलीजन के आधार पे न कोई नियम होगा, न कोई कानून होगा, न कोई आयोग होगा, न कोई मंत्रालय होगा, कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। और जिसको अगर अभी भी कुछ विशेष दर्जा चाहिए तो रास्ता भी बंद नहीं हुआ है, रास्ता भी खुला हुआ है, अभी भी जा सकते हैं। ये सरदार पटेल का स्टैंड है। संविधान का मतलब ही होता है समान विधान। सच्चाई ये है, भारत में बहुविधान चल रहा है, संविधान नहीं चल रहा है, बहुविधान चल रहा है, अपने अपने विधान चल रहे हैं। जाति के आधार पे विधान चल रहे हैं, भाषा के आधार पे विधान चल रहे हैं, क्षेत्र के आधार पे विधान चल रहे हैं, मजहब के आधार पे विधान चल रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे विधान बनेंगे यहां पे। पांचवा झूठ, चौथा झूठ, भारत में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ, अगर आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 से निकलता है रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सामान्यतया मैंने देखा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हमने भी लॉ किया, हमारे साथ भी यही हुआ। हम लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ तो खूब पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका सेकंड पैरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं पढ़ाया जाता। और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी देखता हूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ पे खूब चर्चा होती, खूब डिस्कशन होता है, 2-2 दिन तक बहस होती रहती है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे कभी चर्चा ही नहीं होती। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह हुआ, कानून की छतरी सबके लिए एक रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कानून के सामने सभी लोग समान। और कितना इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो आप 2025 की घटना से देख लीजिए। 14 मार्च को होलिका के दिन दिल्ली में जज साहब के यहां नोटों की बोरी मिली। 1 सप्ताह तक मामला दबा रहा, अखबार में छपा। 1 सप्ताह के बाद जून आ चुका है, आज जून आ गया। एफआईआर हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। एफआईआर हुई क्या? गिरफ्तारी हुई क्या?
कहां गया इक्वलिटी बिफोर लॉ? कहां गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? बोरी देखने वाले फायर वाले बता रहे हैं हाँ जी हमने बोरी भर भर के देखा, वहां के सारे कर्मचारी बता रहे हैं जी बोरियां में आग लगी हुई थी हमने देखा। इतनी सबूत, इतना एविडेंस, इतना विटनेस, सबके बावजूद एफआईआर तक नहीं हुई, तो काहे का इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नए युवा हैं, वकालत करेंगे, कल को कोर्ट में जाएंगे। वकील का काम साइंटिस्ट की तरीके होता है। वकील को केवल रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक नई खोज इसलिए कर पाते हैं कि जो इसके पहले आविष्कार नहीं हुआ वो उसके बारे में चिंतन करते हैं। ऐसे वकील को जितना लिखा हुआ है, जितने जजमेंट आ चुके हैं, केवल उसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा आगे का भी चिंतन करना चाहिए, नहीं तो मामला स्टैटिक हो जाएगा, वहीं फिक्स हो जाएगा। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर 6 से 7 आदमी मान के चलिए, तो यानी 30 से 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। दुर्भाग्यवश हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चर्चा नहीं होती। संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी, वो आर्टिकल 21 राइट टू जस्टिस की भी बात करता है। आर्टिकल 39A राइट टू जस्टिस की बात करता है। प्रियम्बल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। हर जगह जस्टिस 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 जस्टिस। अब सवाल यह है कि जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू जस्टिस विद इन 100 ईयर है क्या, या राइट टू जस्टिस विद इन 50 ईयर है क्या, या राइट टू जस्टिस विद इन 3 डिकेड है क्या? अरे राइट टू जस्टिस का मतलब ही कॉमन सेंस की बात है। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल है। कभी इस पे चर्चा हुई क्या? कभी लागू हुआ क्या? कभी इस पे कोई जजमेंट आया क्या? नहीं आ रहा है। दुनिया के कई देशों में है, सिंगापुर में है, कनाडा में है। सिंगापुर में तो रेंट का मामला 1 तारीख पे डिसाइड हो जाता है, एक डेट पड़ती है। जैसे आप अप्लाई करोगे, 2 मकान मतलब किराएदार और मालिक का जो है विवाद पहुंचा कोर्ट में, कोर्ट केवल ये देखती है एग्रीमेंट में लिखा क्या है, एग्रीमेंट में जो लिखा है उसको फुलफिल करना है। कोर्ट केवल इतना चेक करवाती है कहीं एग्रीमेंट फ्रॉड तो नहीं है, एग्रीमेंट फेक तो नहीं है। अगर एग्रीमेंट असली है भैया तुम्हें खाली करके जाना पड़ेगा, कोई मानवाधिकार नहीं चलेगा, ह्यूमन राइट नहीं चलेगा। तुमने एग्रीमेंट कहा था कि 9 महीने में खाली कर दूंगा, खाली करके जाओ, नहीं चलेगा। एक और जो भारत में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुआ है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत सारे गलत हो गए, वो ये हुआ कि हमने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 का ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं किया। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A to Z अल्फाबेट कितने होते हैं? 52 और 26, और क ख ग घ से लास्ट तक कितना होता है? 52। अंग्रेजी में टोटल शब्द ही 10 लाख है, हमारे पास 2 करोड़ से ज्यादा शब्द। अब उनके पास शब्द है, काम को चलाना है, तो क्या करेंगे? धर्म का धर्मा कर दिया, अंग्रेजी नहीं उसकी। योग का योगा कर दिया, योग की अंग्रेजी नहीं है। ब्रह्म का ब्रह्मा कर दिया, शब्द नहीं है। राम का रामा कर दिया, शब्द ही नहीं है। हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, गृहिणी, करते हैं ना भारत में। गृहिणी का अंग्रेजी शब्द बताइए क्या? हाउस वाइफ। हाँ, ये हाउस वाली वाइफ है, ऑफिस वाली वाइफ कहीं अलग है। गृहिणी, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब जिसके लोग सब लोग ऋणी हैं। जिसका पूरा घर ऋणी हो, जिसका पूरा परिवार ऋणी हो, उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, गृहिणी। इस भाव को व्यक्त करने वाला मुझे अंग्रेजी का शब्द बताइए। वहां तो हाउस वाइफ, ऑफिस वाइफ, तो शब्दों का अकाल है वहां पे। और शब्दों का काल है, इसीलिए मौसा भी अंकल, चाचा भी अंकल, फूफा भी अंकल, जितने हैं सब अंकल।
मौसी, बुआ, मामी, चाची, सब आंटी। संविधान बनाते समय क्या हुआ, बात हो रही थी धर्म के ऊपर, लेकिन उसमें कुछ लोग बाहर से पढ़े हुए थे, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, मामला पॉलिटिकल हो जाएगा। वो धर्म को रिलीजन समझ रहे थे, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, इसको समझना हो तो एक मेरी PIL है, गूगल करना, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, कोर्ट में चल रही है। धर्म और रिलीजन में 20 अंतर है, और मोटा मोटा एक अंतर बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्मा डिवाइड्स, धर्मा यूनाइट्स एंड रिलीजन डिवाइड। पूरी दुनिया में जो झगड़ा है वो धर्म का झगड़ा नहीं है। धर्म का झगड़ा तो 5,500 साल पहले हो गया, कुरुक्षेत्र में निपट गया। उसके बाद जो झगड़े चल रहे हैं वो धर्म के झगड़े नहीं है। किसके झगड़े हैं, जोर से बोलिए जरा, रिलीजन के। यस, तो धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं था, वो धर्म की स्वतंत्रता देना चाहते थे, लेकिन शब्द उनको रिलीजन मिल रहा था, तो क्या करे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे दे। तो उन्होंने आर्टिकल 25 में लिखा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। 3 उसमें लिमिट डाल दिया। पहली लिमिट पब्लिक ऑर्डर, अपना रिलीजन फॉलो करते समय ऐसा कोई काम मत करना जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। अपना रिलीजन फॉलो करते समय कोई ऐसे काम मत करना किसी का हेल्थ खराब हो जाए। अपना रिलीजन फॉलो करते समय ऐसे कोई काम मत करना जो इमोरल हो। अपना रिलीजन फॉलो करते समय ऐसे कोई काम मत करना एयर पोल्यूशन न हो जाए, वाटर पोल्यूशन न हो जाए, नॉइज पोल्यूशन न हो जाए, लैंड पोल्यूशन न हो जाए। रिलीजन फॉलो करते समय ऐसा कोई मत काम करना किसी की जान चली जाए। रिलीजन फॉलो करते समय ऐसा कोई काम मत करना हिंसा हो जाए। तो उन्होंने 3-4 शब्द डाल के काम पूरा कर लिया। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बैरियर दिया। दुर्भाग्यवश शुरुआत के हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, जिनके पिताजी अंग्रेजों के समय बैरिस्टर थे। अंग्रेजों के समय में बैरिस्टर थे तो उनकी पढ़ाई उसी हिसाब से हुई। उनको भी धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। इन्हें इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता था उसको फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया। स्वतंत्रता थी मजहब फॉलो करने की, और कहां तक पहुंच गई, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन तक। ये नहीं देता। एक और झूठ, सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलिए, सारे जहां से अच्छा। वाह वाह। अगर सबसे बढ़िया भारत है तो यहां के लोग पलायन करके दुबई क्यों जा रहे हैं? अगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है तो यहां वाले पलायन करके सिंगापुर क्यों जा रहे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है तो हमारे बच्चे जो अमेरिका जा रहे हैं लौट के क्यों नहीं आ रहे? सारे जहां से अच्छा अगर हिंदुस्तान है तो हमारे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं लौट के आ ही नहीं रहे। आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान होता तो दुबई प्रॉपर्टी मेला कलकत्ता में नहीं लगता। मेरा कलकत्ता में कार्यक्रम था, मैंने पूरे सड़क पर देखा, पूरा बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, दुबई प्रॉपर्टी मेला। मैंने जाके आयोजकों से पूछा, साहब ये बताओ दुबई प्रॉपर्टी मेला कलकत्ता में क्यों लगा है? कह रहे हैं जी कलकत्ता वाले अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज के लोग दुबई मकान खरीद रहे हैं। दुबई वालों को पता चल गया यहाँ वाले ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टी मेला लगा रहे हैं कि उनको देखने वहाँ ना आना पड़े, इसलिए वहाँ वाली कंपनियाँ यहीं आके प्रॉपर्टी मेला लगा के बैठी। और एक और झूठ, कुछ बात है कि हस्ती, जोर से बोलिए जरा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, अफगानिस्तान हो गया है। बहन बेटियां कैद हो चुकी हैं। न उनको अपने पसंद से कपड़ा पहनने की आज़ादी है, न मेकअप करने की आज़ादी है, न स्कूल जाने की आज़ादी है, न कहीं कुछ अपना डांस करने की आज़ादी है। वहाँ के ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके हैं, सब कुछ बंद हुआ है। हस्ती मिट्टी की नहीं, जोर से बोलिए जरा, बस्ती मिट्टी की नहीं। अरे 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहाँ प्रधानमंत्री थे, कश्मीर के ब्राह्मण थे।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जहाँ से राजा भरत की माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। मल्लदीप जो विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा था, तमिलनाडु का हिस्सा था, आज उसको मालदीव कहते हैं।